Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss History Chapter 2. History का Chapter 2 जो क्लास 10th के लिए important है, नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि आपको अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि भाई आखिरकार भारत का कंडीशन क्या था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय, उसके बाद सत्याग्रह मूवमेंट क्या हो गया, रॉलेट एक्ट क्या था, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया गया। आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, जो ये पार्ट सेकेंड है। साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार आगे चलकर या फिर किस तरीके से आगे बढ़ता चला गया जो हमारा पूरा सत्याग्रह या मूवमेंट, और हम लोग धीरे धीरे एकजुट होते चले गए। उसके बाद ही तो 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिला, है कि नहीं। तो हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को एज ए इंडियन सिटीजन समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी बने रहिए इस वीडियो के साथ और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी जोश और इसी जुनून के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। इंडिया जो नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, वो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि इंडिया का कंडीशन क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, आप लोगों को एक अपने देश के बारे में जानने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा था, हमने आइडिया ऑफ सत्याग्रह पढ़ा था, हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा था, हमने फिर किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोग साइमन कमीशन पढ़ेंगे, सॉल्ट मार्च क्या होता है, डांडी मार्च क्या होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ गांधी इरविन पैक्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि किस तरीके से एक सेंस डेवलप हुआ, जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप में एक नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट हुआ, सेम उसी तरीके से हमारे देश में इंडिया में कब जाकर एक देशभक्ति का भावना जगा। सारे नेशनलिस्ट में तो पहले था ही, वो सिटीजन तक लाने की बात जो हमारे नेशनलिस्ट ने करा था वो कब हुआ और कैसे हुआ, तो उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग कहाँ पर, पार्ट सेकंड में। और बहुत मजा आने वाला है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े जरूर रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव चाहिए होगा कि भाई आखिरकार कि इसका प्रॉपर नोट्स कहाँ मिलेगा, तो एक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से मिल सकता है और दूसरा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से इंक्वायरी कर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन से। व्हाट डू मीन बाय साइमन कमीशन? देखो, साइमन कमीशन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया और कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का थोड़ा सा भावना जगने लगा, तब साइमन कमीशन का गठन किया गया या साइमन कमीशन को सेटअप किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्टैचुअरी कमीशन। स्टैचुअरी कमीशन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट under the chairmanship of John Simon, who arrived in the British of India in 1928 to study the constitutional reform in Britain's largest, मतलब in reform in Britain's largest and most important possession। मतलब एक तरीके से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल को रीड करने के लिए और हमारे देश में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल लगाए जा सकते हैं। तो स्टैचुअरी बॉडी होता है कि वो संविधान के द्वारा नहीं, वो कहीं ना कहीं क्या कि वहां गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था। तो वो उनका हेड कौन था? सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पर यह कमीशन पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनका क्या था कि फंक्शनिंग वो करने क्या वाले थे कि फंक्शनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन द इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं इंडिया में। तो वो आए हमारे देश में भाई वहां से, तो हमारे देश के लोगों ने क्या करा कि उसको एक तरीके से अपोज करने लगे। क्या करने लगे? अपोज की। आखिरकार आप लोग क्यों आए हैं? क्योंकि अभी हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, आप लोगों के शासन में नहीं रहना है। तो साइमन कमीशन हमारे देश में 1928 में आया। उसके बाद जैसे ही वो लोग आए मुंबई में क्योंकि वही रास्ता था सी के थ्रू, तो गो बैक साइमन या साइमन गो बैक का नारा लगने लगा और कहीं ना कहीं हमारे देश में एक अलग तरीका का एक माहौल खड़ा हो गया कि नहीं, हम लोग कोई दूसरे शासन को नहीं चाहते हैं।
तो ऑल पार्टीज ज्वाइन द प्रोटेस्ट, सारे पार्टीज ने ज्वाइन करा और अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड द वेग ऑफर्स ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर द इंडिया पुट इट्स टाइमिंग नॉट स्पेसिफाइड। मतलब उसके बाद जो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन एक नाम का इंसान था, तो उन्होंने क्या करा कि भाई ठीक है आप लोग प्रोटेस्ट मत करो, आप लोग को एक अलग डोमिनियन मिलेगा, मतलब एक अलग स्टेटस मिलेगा, तो उस पर आप थोड़ा सा वक्त इंतजार कीजिए जब तक हम लोग करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डोमिनियन स्टेटस? इट इज ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस स्टेटस टू द इंडिया, नॉट फुल इंडिपेंडेंस, where the India would still accept the British sovereignty and the British monarch as a head of the state. डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आप लोग को सेमी इंडिपेंडेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग पूरा आजाद हो जाओगे। आप लोग थोड़ी बहुत जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में है या वहां पर जो भी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत पार्ट आप लोग लेंगे, लेकिन उसके लिए भी राजी नहीं हुआ गया हमारे नेशनलिस्ट के थ्रू। यहाँ समझ में आ गया कि साइमन कमीशन क्यों किया गया था और कैसे हमारे देश में ये लोग आया था। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ लेते हैं कि सॉल्ट मार्च क्यों आया। क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा था कि सारा फॉरेन गुड्स को इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ तक कि नमक का जो भाव था, अब सोचा गया कि भाई नॉर्मल लोगों पर कैसे अटैक किया जाए, तो नमक को महंगा करके अटैक किया जाए। तो गांधी जी बिलीव दैट द सॉल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन, कि उन्होंने सोचा कि भाई सॉल्ट का जो एक लेके चलते हैं तो वो हमें क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल नेशन के रूप में और सारे नेशन को यूनाइट करने में काम देगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। और एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, क्योंकि सॉल्ट पर टैक्स बढ़ा दिया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, कि भाई आप लोग को अब नमक पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस डिमांड को खत्म करने के लिए गांधी जी ने क्या करा, एक लेटर लिखा वॉइस रॉय जो लॉर्ड इरविन थे उनको, कि भाई आप क्या करो कि ये वापस लो, यहाँ पर टैक्स वगैरह नहीं होगा। लेकिन उसने एक भी नहीं सुना। द सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 में, ठीक है। और इसमें अकम्पेंड बाय 78 वॉलंटियर्स, और ये अपने 78 आदमी को या फिर जो भी नेशनलिस्ट जुड़ना चाह रहे थे उनको लेकर ये चल पड़े। और 24 डेज इन्होंने वॉक करा और कवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू डांडी। और साबरमती टू जो डांडी मार्च था वहां तक ये लोग पैदल ही गए। अब देखो जब पैदल चलता है ना कोई इंसान, तो कहीं ना कहीं क्या कि हर एक गांव हर एक कस्बे से वो निकल कर चलता है, और निकल कर चलेगा तो कहीं ना कहीं लोग भी जुड़ते चले गए, लोग भी उनके फीलिंग को कि भाई हाँ ये हमारे लिए लड़ रहे हैं और ये हमारे लिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंट्री यूनाइट होना शुरू हुआ। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सेरेमोनियल वायलेटेड द लॉ by taking the fistful of the salt, and the salt march marked as a beginning of civil disobedience movement। और सिविल डिसोबीडियंस इसे माना गया कि भाई अब यहाँ से क्या हो गया कि अब हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, अब हमें फुल फ्लेज फ्रीडम चाहिए, कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, मतलब एक फुली तरीके से आजादी चाहिए। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। फॉरेन क्लोथ्स बाइकआउट किया गया, पिजन्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, जो पिजन्स थे मतलब जो फार्मर्स थे उन्होंने टैक्स वगैरह देना बंद कर दिया। विलेजेस ऑफिशियल रिजाइंड, जो विलेजर ऑफिशियल्स हैं जो जमींदार भी थे वो सब भी थोड़ा बहुत जुड़ने लगे। और फिर फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया गया, मतलब वहां पर जो फॉरेस्ट में जो भी ट्राइबल पीपल रहते थे उनको प्लांटेशन करने से रोका जाता था, तो उनको वो चीज दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसके बाद ब्रिटिश के मन में खटका कि भाई क्या क्या खटका उसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट आर द रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। देखो आप लोग को ना हिस्ट्री थोड़ा सा समझ कर चलना होगा, और एक पॉइंट टू पॉइंट की, जैसे मैंने अभी बात करा साइमन कमीशन के बारे में, उसके बाद सॉल्ट मार्च आया, फिर क्या आया कि रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश रूलर क्या रहा। तो ब्रिटिश रूलर अब क्या किया गया कि उन्होंने क्या करना शुरू किया कि अरेस्ट द कांग्रेस लीडर, कि कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। एंड दिस लेड अ वायलेंट क्लैश बिटवीन द मेनी प्लेसेस, और क्लैशेस भी हुए हैं। गांधी जी वाज अरेस्टेड अबाउट अ मंथ लेटर, और एक महीने के बाद जब सॉल्ट मार्च खत्म हुआ तो एक महीने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। पीपल बिगेन टू अटैक द सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल का जो भी सिंबल था, जैसे पुलिस पोस्ट को, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को, लॉ कोर्ट्स को, रेलवे स्टेशन को, उनको अटैक करना शुरू किया। और द गवर्नमेंट रिप्रेशन वाज क्वाइट ब्रूटल, और वहाँ जो गवर्नमेंट का जो इन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही थी हमारे देश के लोगों को, वो बहुत ब्रूटल था। इवन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वर बीटन, वुमेन्स को मारा पीटा जाने लगा। और ये कहीं ना कहीं अबाउट बोला जाता है कि 1 लाख पीपल्स आर अरेस्टेड, मतलब 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव थॉट जनरेट किया ब्रिटिश में कि ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत मायने रखी, और खास करके जो गांधी जी के द्वारा
काम किया गया वो सच में असरदार साबित हो रहा था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या बोला है भाई, इसको भी हम लोग फटाफट जान लेते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज कर कर आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर मैं बाद में चलकर यहाँ के जो भी बच्चे रहेंगे वहां पर वो डिस्कशन फोरम के रूप में भी वो इस्तेमाल हो सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे जो भी फर्दर स्टडी आप लोग जो भी करेंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें या फिर आप कोई जैसे कोई भी तैयारी करना चाह रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, उन सारी चीजों को देखकर चला जाएगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, अब क्या है कि भाई अब गांधी जी को बुलाया जाने लगा कि भाई आप आइए, या कांग्रेस के लीडर्स को कि आप आइए और बात कीजिए। When the things began to violate turns, कि जब वायलेंस बढ़ना शुरू हुआ, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने मूवमेंट को खत्म करने की बात की कि भाई हम लोग वायलेंस चाहते ही नहीं, हम लोग नॉन वायलेंस आदमी हैं, हम लोग बिना मारपीट के भी आजादी ले सकते हैं। तो द साइन द पैक्ट विद इरविन, और इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया गया 5 मार्च 1931। इट इज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था, 5 मार्च 1931। ये मार्क द डेट, ये सब डेट इंपॉर्टेंट है, छोटा था, ज्यादा डेट याद नहीं रखना है, बस थोड़ा बहुत डेट तो याद रखना ही पड़ेगा। एज पर द पैक्ट गांधी जी अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता था, एक मीटिंग बुलाया जाता था, जो भी देश में ब्रिटिश का राज था या शासन था, वहां पर वो साथ में मिलकर स्ट्रेटेजी डिस्कस करते थे किस तरीके से और क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी इसी के सिलसिले में दिसंबर 1931 को लंदन चले गए डिस्कशन करने के लिए, नेगोशिएट एंड ब्रोकन डाउन, एंड गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन गांधी जी की बात नहीं सुनी गई और उन्हें नेगोशिएट भी नहीं करने दिया गया। व्हेन गांधी जी केम बैक इन इंडिया ही फाउंड द मोस्ट ऑफ द लीडर वर पुट इन द जेल। और जब तक गांधी जी आए वहां से लंदन से, तब तक सारे लीडर्स को, जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस हैज डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस की जो पार्टी थी, मतलब जो कांग्रेस का एक गुट था या पार्टी का, उसको इलीगल कि भाई ये लीगल नहीं है। Many measures were taken to prevent meetings, demonstration and boycotts. Gandhi ji relaunched the civil disobedience movement. By 1934, civil disobedience movements have lost its momentum. गांधी जी ने फिर से स्टार्ट कर दिया कि सिविल डिसोबीडियंस, और 1934 में जाके फिर से वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाया। तो वहां से आने के बाद, लंदन आने के बाद फिर से वो शुरू कर दिए। अब देखते हैं हम लोग एक एक कर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो चल ही रहा था, उसके साथ ही साथ फार्मर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो फॉर द फार्मर्स द फाइट ऑफ स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। फार्मर्स क्या करना चाह रहे थे कि उन लोगों का स्ट्रगल क्या था, हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट, कि भाई रेवेन्यू जो हम लोगों को लगान वगैरह पे किया जाता है, वो हम लोग लगान पे नहीं करेंगे उतना। when the movement was called off in 1931, जब मूवमेंट कॉल्ड ऑफ किया गया 1931 में, जब गांधी जी को लंदन बुलाया गया, विदाउट द रेवेन्यू रेट बीइंग रिवाइज्ड, द फार्मर्स वर हाईली डिसअपॉइंटेड, कि रेवेन्यू में कुछ हुआ नहीं और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया और ये बात करने के लिए चले गए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी, एक किसानों के मन में एक अलग तरीके का भावना जनरेट हो गया था। तो मेनी ऑफ देम वाज रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन द मूवमेंट वाज रिलॉन्च्ड इन 1932। और जब गांधी जी लंदन से आए तो उन्होंने फिर से रिलॉन्च किया, तो बहुत सारे जो किसान थे वो क्या थे, बहुत नाराज थे गांधी जी से, इस वजह से उन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, इसलिए वो उतने अच्छे तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं चला। और जो भी अनपेड रेंट था, स्मॉल टेनेंट्स वाज जस्ट वांटेड टू अनपेड रेंट एंड लैंडलॉर्ड्स टू रेमिटेड, के लैंडलॉर्ड्स जो भी रेंट है उसको छोड़ दे और रेडिकल तरीके से इन लोगों को ना लाए। और इसी तरीके से पुअर जो पीजेंट्स थे वो कांग्रेस से नाराज थे साथ ही साथ, और कहीं ना कहीं ये चीज उन लोगों के अंदर भी था और वो स्वराज चाह रहे थे कि अपने देश को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। अब बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ा था, फार्मर्स के बारे में जान लिए, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर पर। अब सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, तो बिजनेस, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट कुड ग्रो देयर बिजनेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 टू 1918 के बीच में, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया था कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे वो ग्रो किए और एक कॉलोनियल पॉलिसी को, जो भी रेस्ट्रिक्टेड था बिजनेस एक्टिविटी को, दे वेर अगेंस्ट इट, मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन था उसके अगेंस्ट थे वो लोग, कि भाई हम लोग आपके बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। दे वांटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंपोर्ट, और ज्यादा इंपोर्ट से बचना चाह रहे थे। एंड रूपी स्टर्लिंग, मतलब क्या, इससे क्या हो रहा था कि रूपी पर इफेक्ट पड़ रहा था हमारा देश, और कहीं ना कहीं डिस्करेज क्या करने लगे वो लोग, इंपोर्ट की, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोग खुद से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेंगे। तो इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, और इसी को देखते हुए जो द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस
फॉर्म किया गया 1920 में, एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आज भी हमारे देश में है, फिक्की, जो 1927 में फॉर्म हुआ, और उसको कि भाई जो भी कॉमर्स एक्टिविटी है, जो भी बिजनेस करना चाहता है, उसको ये फेडरेशन सपोर्ट करेगा, और ये एक नेशनलिज्म का भावना के साथ ये फॉर्म किया गया। तो फॉर द बिजनेसमैन स्वराज मीन्स टू एंड ऑफ ऑपरेसिव। उन लोग के देखो जैसा किसान का या फार्मर्स का स्वराज कैसे था कि भाई फार्मर्स अपने जो भी खेती बाड़ी कर रहे थे उसको सही तरीके से, उनका लगान वगैरह अच्छे से खत्म हो। सेम उसी तरीके से जो ऑपरेसिव, जो उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी कॉलोनियल पॉलिसी के थ्रू, या उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, उनसे उन्हें छुटकारा मिले। दे वांटेड एन एनवायरनमेंट व्हिच कुड अलाउ अ बिजनेस टू फ्लोरिश। वो ये चाह रहे थे कि मुझे, हम लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिससे कहीं ना कहीं हम लोग और अच्छे तरीके से ग्रोथ हो पाए। तो ये सब सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, तो ये एक दुखद वाली बात थी, और वो लोग हमेशा ये बात चाहते थे कि बिजनेसमैन की किस तरीके से अच्छे से हो पाए। दे वर अप्रेंसिव टू मिलिट्री एक्टिविटी, और ज्यादा मिलिट्री एक्टिविटी, एंड ग्रोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, और सोशलिज्म का जो भावना बढ़ता जा रहा था अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, तो उससे भी थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हुआ। तो यहाँ बिजनेसमैन के बारे में ये बात हुआ, खास कर कब, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल वर्कर पर क्या असर पड़ा भाई, जो इंडस्ट्री पर काम कर रहे थे। द इंडस्ट्रियल वर्कर शोड अ ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने उतना असर, उतना मतलब तवज्जो नहीं दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर। एंड सिंस द इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोजर टू द कांग्रेस, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, वो कांग्रेस को क्लोजर थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई यही एक पार्टी, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जो कांग्रेस ला सकता है और हमारे बिजनेस को बचा सकता है। तो वर्कर्स केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट, इसीलिए जो वर्कर्स थे वो मूवमेंट से डिस्टेंस केप्ट करके रख रहे थे। बट सम वर्कर्स सेलेक्टिवली पार्टिसिपेट द मूवमेंट, लेकिन कुछ वर्कर्स थे वो जाके, उसके बावजूद भी जाके वहां मूवमेंट में वो लोग भी साथ में आए। और द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हेंस प्रीफर टू कीप द वर्कर्स एंड डिमांड एट अ बे। कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उन्होंने क्या करा कि जो वर्कर्स का डिमांड था उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने टेबल पर रखा, और उनकी बात को भी सुनने की कोशिश की गई। अब डिप्रेस्ड क्लासेस, जो मतलब लोअर मिडिल क्लासेस था, उसका क्या हालत था। लोअर मिडिल क्लासेस की बात आती है तो भाई भीमराव अंबेडकर की बात क्यों नहीं आएगी। तो भीमराव अंबेडकर डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरल ऑफ फॉर द दलित। उनका बात ये मानना था, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भाई जो नीचे वाले जाति के लोग थे, जो मतलब एक एससी और एसटी, उनको ज्यादा समाज में ये नहीं दिया जाता, मतलब उनको इज्जत नहीं दिया जाता। तो वो चाह रहे थे कि अलग से इलेक्शन हो इन लोगों का, जिनका दलित वाला है, दलित वाला का अलग ही। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात हो जाता है ना कि आप एक ही कंट्री में रहते हो और एक दलित के लिए अलग होगा, जनरल के लिए अलग इलेक्शन होगा। तो दिस मेड अ क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। व्हेन द ब्रिटिश एक्सेप्ट देयर डिमांड, गांधी जी बिगन टू फास्ट ऑन टू द डेथ, एंड एज ही बिलीव दैट स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू अ सोसाइटी। तो ये क्या किया गया कि जब ये ब्रिटिश ने मान लिया कि भीमराव अंबेडकर की बात, तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने क्या करा, फास्ट पर चले गए। मतलब एक भाई हम अनशन करेंगे और जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक करूंगा, मतलब एक तरीके से वो अड़े रह गए कि नहीं ऐसा नहीं होगा। एज अ रिजल्ट भीमराव अंबेडकर एंड गांधी जी साइंड एन एग्रीमेंट टू नोन एज पूना एक्ट। और ये पूना एक्ट साइन किया गया गांधी जी और अंबेडकर के थ्रू, क्योंकि आखिर में अंबेडकर जी को मानना ही पड़ा। और पूना एक्ट 1932 में, इन विच अ दलित गॉट अ रिजर्वेशन। देखो यहीं से रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ, जहां से कि भाई आप क्या मिलेगा, ठीक है आप लोगों को अलग नहीं मिलेगा लेकिन रिजर्वेशन मिल सकता है। रिजर्वेशन का मतलब क्या कि अगर मान लो कि 50 सीट पर अगर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो उसमें 20 सीट पर ऐसा सीट होगा या 10 सीट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ दलित वाले लोग खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज पर लास्ट में एग्रीमेंट बनी और उसे हम लोग क्या बोला गया, पूना पैक्ट। ठीक है, अब आते हैं वुमेन का पार्टिसिपेशन किस तरीके से था। तो वुमेन वेर पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर पर पार्टिसिपेट किया गया। हाई जो कास्ट के फैमिलीज थे अर्बन में, एंड रिच पीजेंट्स हाउसहोल्ड्स इन द रूरल, वो लोग ज्यादा किए। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू गिव एनी अथॉरिटीज टू द वुमेन्स, लेकिन वुमेन्स को अथॉरिटी नहीं दिया गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस का था। एंड कांग्रेस हैज जस्ट कीन अ सिंबॉलिक प्रेजेंस, और उन्होंने हमेशा क्या, एक सिंबॉलिक प्रेजेंस, उनका ये मानना था, या फिर बोला जाए एज इन द सेंस ऑफ हिस्ट्री कि भाई कांग्रेस जो है वो वुमेन को कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेजेंस नहीं दिखाने का मौका दिया गया उनके द्वारा। तो आई होप सो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे, क्या है, अब आगे है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। कि आखिरकार जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस था, एक नेशनलिज्म का भावना कैसे जगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्योंकि आप लोगों को एक देखो, ये रिवीजन के तौर पर आप लोग फटाफट देखोगे तो आप लोगों को सारा बात समझ में आ रहा होगा।
तो जो नेशनलिस्ट है स्प्रेड व्हेन द पीपल्स आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रीजन्स एंड बिगन्स टू डेवलप द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कि जब सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो थे वो सारे लोग एक साथ आने लगे तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि हमारे नेशनलिस्ट को फीलिंग जनरेट हुआ कि भाई ये एक बिलोंगिंगनेस आ रहा है और उसके बाद एक आइडेंटिटी अपने देश का होना चाहिए। तो हमारे देश को एक इमेज के रूप में प्रेजेंट किया गया और इमेज ऑफ भारत माता की हमारा देश क्या हमारी माता के रूप में माना गया कि हम लोग का मदरलैंड है। एंड फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870 और 1870 में कहीं ना कहीं बिलोंगिंगनेस क्रिएट किया गया भारत माता का और व्हेन ही रॉट अ वंदे मातरम फॉर आवर मदरलैंड, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही वंदे मातरम लिखा था जो आज हम लोग भी बोला जाए कि प्रेयर असेंबली में गाते हैं और कहीं ना कहीं गाया भी जाता है बहुत अच्छे तरीके से। इंडियन फोक सॉन्ग, इंडियन टेल्स एंड सॉन्ग बाय बर्ड्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और इसी तरीके से जैसे जन गण मन हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, उससे क्या हो गया सॉन्ग्स वगैरह लिखा जाने लगा अपने देश के ऊपर। तो in Bengal, Rabindranath Tagore and in Madras, the Natasa Shastri made a collective folk tale and the song which led the movement of folk revival। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने देश के प्रति एक गाना वगैरह नहीं होता देशभक्ति गाना वो सब ज्यादा होने लगा ताकि वो देश के प्रति एक सिंबॉलिक प्रेजेंट हो। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट जब था तब ट्राई कलर जो रेड ग्रीन और येलो फ्लैग डिजाइन किया गया इन बंगाल और उसमें क्या कि इट हैज द 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस और 8 लेटर को मतलब 8 लोटस का देखोगे होगा जब हम लोग जो लोटस का कमल का फूल जो है उसमें 8 लोटस को रिप्रेजेंट किया गया 8 प्रोविंस को एंड मीन्स क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और ये नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट करना शुरू किया। द नेशनलिस्ट राइटर्स अर्ज द रीडर्स टू टेक अ प्राइड ऑफ इंडिया, कि जितने भी राइटर्स थे उनको बोला गया कि भाई आप प्राइड के रूप में लिखिए, आप भारत की इज्जत हो। और कहीं ना कहीं क्या किया गया इन पास्ट एंड द स्ट्रगल टू चेंज द मेजरेबल कंडीशन ऑफ द लाइफ अंडर, कि किस तरीके से जो लाइफ था वो ब्रिटिश अगर ना रहे तो हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो नेशनलिस्ट लोग जो भी न्यूज़पेपर थे, मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या कि पूरे अच्छे तरीके से कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को जन्म देने की बात की गई उनके द्वारा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। एक थोड़ा छोटा छोटा चीज हम लोग देख लेते हैं, ये सब आ सकता है। बैंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो ये हैं उन्होंने रोड वंदे मातरम लिखा एंड क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता इन 1870। रविंद्रनाथ टैगोर पोएट थे जो ये हैं एंड अ प्लेलिस्ट कंपोजर फिलोसोफर एंड अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ पेंटर थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश में कंट्रीब्यूट करा। नैतेसा शास्त्री इट पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम ऑफ कलेक्शन ऑफ तमिल फोक डांस, कि कहीं ना कहीं देश के प्रति इंडियन के देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात, ये एक बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया। नेशनलिज्म का भावना मतलब हम लोग किस तरीके से अपने आइडियोलॉजी को, चाहे तो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को किस तरीके से लेके चला जाए और अपने देश के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ स्वदेशी मूवमेंट को चलाया गया कि अपने देश में अपना प्रोडक्ट जो ओन प्रोडक्ट है, खादी का हो गया, हम लोग विदेशी का कोई भी सामान या फिर बोला जाए ब्रिटिश का कोई भी बाहर का लाया हुआ सामान हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ये सब सारा चीज हमारे देश को और मजबूत करता चला गया। तो आई होप सो आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए यहाँ जब स्काईपीडिया के बारे में बात आता है तो यहाँ पे पूरा दिया गया 1920 के बाद से किस तरीके से पूरा घटना घटा और 1870 लास्ट में बताया गया, लेकिन ये 1870 ऊपर ही होगा। लेकिन 1834 तक क्या हुआ था? 1834 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस्ट देयर मोमेंटम एंड केम टू स्टॉप, है कि नहीं? पहले फटाफट पढ़ लेते। 1920 में क्या हो गया? इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस वॉज फॉर्म किया गया जो फिक्की, उसके बाद 1927 में फिक्की फॉर्म किया गया बिजनेसमैन के लिए। 1928 में साइमन कमीशन अराइव हुआ। 1929 में लॉर्ड इरविन अनाउंस किया गया कि आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। उसके बाद 1929 में लाहौर सेशन हुआ जिससे पूर्ण स्वराज की बात की गई। 1930 में फिर से जनवरी में वॉइस रॉय 11 डिमांड रखा गया। गांधी जी सेंट अ लेटर, गांधी जी ने क्या करा? लेटर सेंड करा। उसके बाद 12 मार्च 1930 में सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च किया गया था। और 6 अप्रैल को क्या किया गया? 1930 में गांधी जी सेरेमोनियल वायलेटेड द लॉ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिस्टफुल सॉल्ट, की सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग खुद से करेंगे और उस पर टैक्स हम लोग नहीं देंगे, उसके बारे में बात किया गया था। अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया गया था 1930 में। 1931 में फिर इरविन पैक्ट हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर इसी तरीके से चलता गया, फिर पूना पैक्ट भी साइन हुआ था, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सारी चीजें ये आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से
एक क्लैरिटी आएगा। तो आई होप सो यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि फटाक से जल्दी से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ साइमन कमीशन? साइमन कमीशन का मेन प्रॉब्लम क्या था? आंसर नंबर ए, इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। ये क्या था? एक ब्रिटिश का कमीशन था और वो ब्रिटिश के वेलफेयर के बारे में सोचेगा, इसलिए इनको यहाँ हमारे देश में एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें। अब ये मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में क्या होगा? जो पहला होगा, अगर बोला जाए वन का सी मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर भारत माता इमेज बनाया गया। हाँ, भारत माता का इमेज, बोलो बोलो, भारत माता का इमेज। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या किया गया? 2 का डी वंदे मातरम। ठीक है, बाद में रिवाइव किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या किया गया? थर्ड में अगर बोला जाए तो ए जन गण मन लिखा गया। नेताशा शास्त्री कौन थे? साउथ के थे, फोल्क वेयर डांस। तो ये सब सारा कि अबिंद्रनाथ था वो डिजाइन किया गया भारत माता का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट अ नेशनल सॉन्ग एंड रविंद्रनाथ टैगोर रोट अ नेशनल एंथम जन गण मन। और नेताशा शास्त्री एक फोक डांस थे जो साउथ में कहीं ना कहीं इंडियंस के या नेशनलिज्म का फीलिंग को जनरेट करने की बात की गई। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद फाइंड द इनकरेक्ट वन, कि इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्या क्या था? कि भाई अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द टोरी गवर्नमेंट वाज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूट कमीशन ऑफ सब जजमेंट। हाँ भाई, ये तो किया गया था। सेटअप अ रिस्पॉन्स ऑफ नेशनलिस्ट, ये भी किया गया था। और द प्रॉब्लम वाज बिल्ट एंड डिड नॉट हैव सिंगल इंडियन मेंबर्स। बिल्कुल, साइमन कमीशन में सिंगल मेंबर भी नहीं था। दे ऑल वेर अमेरिकन, बिल्कुल गलत था, अमेरिकन नहीं थे, वो सब ब्रिटिशर्स थे। तो ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन जरूर पढ़ना आप लोग एग्जाम में। ठीक है, अब ये आता है असर्शन बेस्ड रीजनिंग। अब इसमें क्या है भाई? द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस केम्स पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। क्या कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस था वो एक्सपीरियंस हुआ यूनाइटेड स्ट्रगल से। एंड देयर इज अ रीजन क्या दिया गया? देयर इज अ वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस थ्रू व्हिच द नेशनलिज्म कैप्चर्ड द पीपल्स इमेज। पीपल्स इमेज के कोई कहीं ना कहीं इमेजिनेशन को दिया गया। यहाँ पर बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्योंकि ये रीजन जो दिया गया उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। इवेल्युएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि बिजनेस क्लासेस को क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो भाई द बिजनेस क्लासेस रीच अगेंस्ट द पॉलिसी, और वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे बिजनेस एक्टिविटी को। तो कहीं ना कहीं क्या कि बिजनेस क्लासेस जो था वो उनका रीच कहाँ था? पॉलिसीज को, और वो नहीं मान रहे थे कि ब्रिटिश का पॉलिसी नहीं चलेगा। दे वांटेड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट पर प्रोटेक्शन, और रूपी का जो बढ़ रहा था, मतलब एक रूपी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा था। डिग्रेड का मतलब रूपी का वैल्यू कम हो रहा था, उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इंटरेस्ट, फिक्की को फॉर्म किया गया था 1927 में, और 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस फॉर्म किया गया था। दे गेव अ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द मूवमेंट, और फाइनेंशियल मतलब रुपया पैसा देते थे वो किनको? देखो भाई, शुरुआत से ही पार्टी को फंड कौन करता है? बिजनेसमैन फंड करता है ज्यादातर, है कि नहीं? जो पार्टी उसको सपोर्ट करता है वो बिजनेसमैन उसे फंड करता है, लेकिन है तो कांग्रेस को यहाँ पर बिजनेसमैन के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। दे रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स को वो लोग रिफ्यूज करते थे, और बाय करने से भी वो लोग कतराते थे। तो आई होप सो ये भी सारी चीजें यहाँ क्लियर होंगी। अब उसके बाद क्या था? डिस्क्राइब द पूना एक्ट। पूना एक्ट कैसे किया गया था? मैंने बताया था कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, डिप्रेस क्लासेस को रिजर्वेशन देने के लिए, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली एक्सेप्ट द स्टैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है। ठीक है, इवेलुएट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फोल्कलोर सॉन्ग्स पॉपुलर सिंबल। क्या रोल प्ले किया? ये बहुत अच्छा रोल प्ले किया, ये आइडेंटिटी दिया हमारे देश को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, और मदरलैंड पर कहीं ना कहीं तो हमारे देश में एक अलग तरीके का भावना और नेशनलिज्म का फीलिंग को जनरेट करने के लिए, है कि नहीं, कि ज्यादा ज्यादा यूनिटी कैसे है और एक नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे जनरेट हो, उनको जनरेट करने में बहुत मदद किया। तो आई होप सो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्यों अलग था? देखो, नॉन कॉपरेशन के कॉपरेट नहीं करेंगे, उसमें फुल फ्लेज्ड की बात ही नहीं की गई थी, है कि नहीं?
तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द पीपल्स वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, है कि नहीं, कि कोऑपरेट नहीं करने के लिए। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, लिकर शॉप मतलब जो शराब का दुकान था उसे बंद करने का बात किया गया। और फॉरेन क्लोथ्स वेयर बर्न्ट इन अ हीप एंड अ प्लेस ऑफ मर्चेंट ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन अ फॉरेन गुड्स। फॉरेन ट्रेडर्स फॉरेन गुड्स पर नहीं करना चाह रहे थे, वो बेचना ना खरीदना चाह रहे थे। स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो भी कॉलेजेस और जो भी स्कूल्स थे जो ब्रिटिश चला रहे थे उसको बंद करने की बात की गई। लॉयर गेव अप द लीगल प्रैक्टिस। ये सब सारा क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पीपल आस्क टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉस, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कि फुल फ्लेज फ्रीडम हम लोग को चाहिए। क्या फुल फ्लेज फ्रीडम चाहिए। एंड अ कंट्री ब्रोक अ सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ टैक्स बढ़ा दिया गया था तो सॉल्ट लॉ को ब्रोक करने की बात की गई थी कि सॉल्ट पर कोई कानून नहीं आएगा। पिजन्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी सिस्टम खत्म किया गया था। विलेज ऑफिशियल रिजाइन देयर जॉब्स। फॉरेस्ट का जो भी रूल्स था उसे वायलेट किया गया कि अब हम लोग फॉरेस्ट में जाएंगे, अपना लकड़ी काटेंगे, या फिर बोला जाए हम लोग फार्मिंग करेंगे फॉरेस्ट में, हमको कोई रोक नहीं सकता है ट्राइबल में। तो ये सब सारा नॉन कोऑपरेशन, मतलब नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थोड़ा सा अंतर था। ठीक है, आई होप सो पूरे अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज पढ़ा है कि नहीं, कि साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बारे में, उनके पैक्ट के बारे में पढ़ा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा, और कलेक्टिव ऑफ बिलोंगिंगनेस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से एक कलेक्टिव फीलिंग जनरेट हुआ हमारे देश में। तो आई होप सो आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस चैप्टर से। आज नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट हुआ, नेशनलिज्म इन यूरोप भी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है और रिवाइज के तौर पर, और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत नजदीक आ रहा है। तो आप लोग उसी तरीके से देखते जाइए और उसी तरीके से आगे भी पढ़ते जाइए, ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन के साथ ही साथ आप लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से जानकारी भी प्राप्त हो और आप अपने देश के बारे में जान सकें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और इसी तरीके सपोर्ट बनाते रहिए, और कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।